हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज है पेनिशियल सीरीज का नंबर है 15। और आज इससे पहले मैंने आप लोगों को जॉन मिल्टन की लाइफ एंड वर्क्स, पैराडाइज लॉस्ट के क्वेश्चंस ये सब बताया है। और आज मैं अलीग्रो, पेंसरोसो और लिसिडस के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। और ये जो आज आप कंटेंट देखेंगे बेसिकली वो कंटेंट हमारी ही किताब यानी कि द पाथ टू विक्ट्री का कंटेंट है, जो मैं आप लोगों के सामने जो है आपको पढ़ाऊंगी जिसमें से। और अब जो पाथ टू विक्ट्री बुक है वो केवल उसकी 50 कॉपीज़ बची हैं और अब कॉपीज़ उसकी है नहीं, तो जिनको अभी लेनी है तो वो ले सकते हैं, अदरवाइज वो भी अभी 2-4 दिन में ख़त्म हो जाएंगी। 50 कॉपीज़ उसकी केवल अब बची हुई है पाथ टू विक्ट्री की। और उसी का कंटेंट मैं आज आप लोगों को पढ़ाने के लिए, जो मिल्टन का इसमें मैंने छांटा है कंटेंट उसमें से, ठीक है। तो भाई देखो, पीजीटी की तैयारी जो लोग कर रहे हैं, कर चुके हैं, और वो चाहते हैं कि हम लोग अपनी तैयारी को एक ये देखें कि हमारी तैयारी आखिर चल कैसे रही है, तो यू वॉन्ट बिलीव दिस बैच, हाउ हेल्पफुल दिस बैच इज़। क्यों? क्योंकि इसमें आपको केवल क्वेश्चंस ही नहीं बताए जाते कि क्वेश्चन पढ़े, और आपको उसके साथ शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करे जाते हैं। जैसे मैंने अभी जो मैं स्टूडेंट्स को तो कहा है कि भाई जैसे 4 राइटर्स हैं, हमने 4 राइटर्स ले लिए। हमारा इसमें ये नहीं है कि हम लोग जो है केवल अगर लिटरेचर पढ़ा रहे हैं तो ग्रामर पे ध्यान नहीं देंगे, और ग्रामर पढ़ा रहे हैं तो लिटरेचर पे ध्यान नहीं देंगे। देखो, यूपी के एग्ज़ाम्स अगर निकालने हैं तो सभी चीज़ों पर प्रॉपर ध्यान देना पड़ता है। आपको नहीं मालूम कौन सी चीज़ कहाँ पर आपको उलझा दे और आप उसी चीज़ में फंस जाओ। अगर आपको कोई ये कह रहा है कि लिटरेचर पढ़ने से केवल एग्ज़ाम निकल जाएगा तो बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर कह रहे हैं सिर्फ ग्रामर पढ़ने से निकल जाएगा तो, या लिटरेचर ग्रामर जो है भाई 70% ये पढ़ो और 30%, ऐसा कुछ नहीं होता। ध्यान आपको इक्वल देना है। और इस चीज़ में मैं इसी तरीके से करा रही हूँ कि भाई देखो, पीजीटी में राइटर्स ज़्यादा हैं तो लिटरेचर का ऑब्वियसली जो पोर्शन रहता है वो ज़्यादा रहता है, लेकिन ग्रामर का कम तो नहीं रहता ना। 125 में से अगर 30-40 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो वही गेम चेंजर हो जाते हैं। तो इसलिए अब जैसे मैंने जो अभी एक स्ट्रैटेजी भी अपनाई है इसमें, वो यही है कि राइटर्स दिए, बच्चों को कहा कि भाई आप 4 राइटर तैयार करो। उन 4 राइटर्स पे नए क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे मैंने तैयार करे, उन पे मैंने पेपर बनाया और उन 4 राइटर्स के शॉर्ट नोट स्टूडेंट को प्रोवाइड करे। अगर मैंने 2 टेस्ट उन 4 राइटर्स पे बनाए हैं तो मैं तीसरा टेस्ट ग्रामर का बनाऊंगी और पूरा ग्रामर का बनाऊंगी। मेरा इसी तरीके से है कि मैंने 3 टेस्ट दिए, जैसे स्कोपम का 5th टेस्ट चल रहा है इस समय, जो कल ख़त्म हो जाएगा 5th टेस्ट। तो मैंने इसी तरीके से करा है कि पहले 3 टेस्ट थे उनमें ग्रामर की जो क्वेश्चंस थे वो कम थे, तो मैंने 4th टेस्ट में 100 क्वेश्चंस ग्रामर के दिए और वो पूरा ऑब्जर्व करके दिया कि क्या पूछा जाता है। तो उसमें प्रेपोजिशंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को बड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज सब दिया है। उसके बाद अब राइटर बेस्ड करके कर रही हूँ तो पूरा एक पेपर ग्रामर का अलग बनाऊंगी, जिससे कि स्टूडेंट्स को सभी तरीके के क्वेश्चंस करने की हैबिट पड़े। ये नहीं कि केवल ग्रामर कर लो, केवल लिटरेचर कर लो, इससे हो जाएगा। अरे नहीं होता भैया, नहीं होता। तो स्कोपम जो है, हाँ, लेकिन इस बैच में ये है, वी आर नॉट प्रोवाइडिंग हार्ड कॉपी नोट्स फॉर दैट, क्योंकि टेस्ट पेपर बन रहे हैं। रोज टेस्ट पेपर मैं बनाती हूँ भाई, मेरे को बहुत दिमाग लगाना पड़ता है बनाने के लिए। तो टेस्ट पेपर जो है वो बन रहे हैं और इसके नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलते हैं, प्रिंटेबल पीडीएफ्स हैं, यू कैन हैव दोज पीडीएफ्स प्रिंटेड। और ये बैच भाई, जिनको इस समय ये सोच रहे हैं कि भाई हम जो है अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, अपने जो भी, वो उनके ऊपर, दैट्स टोटली अप टू देम। मगर जो मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए स्कोपम बैच बहुत हेल्पफुल रहेगा। और इसके अलावा भाई जो को पायनियर बैच है, अब ये बैच अब अपना जो है हमने इसको थोड़ा स्लो डाउन करा है। क्यों स्लो डाउन करा है? क्योंकि इस बैच में मैं तो अभी कहती हूँ कि देखो भाई, इसमें पायनियर के 13 टेस्ट हो चुके हैं। 13 टेस्ट तो पायनियर के हो गए, उससे पहले न्यू टारगेट हुए थे, उससे पहले भाई मॉक टेस्ट हैं और टारगेट टेस्ट हैं। तो जिनको जैसे करना है, अब लोगों को मानना है कि भाई 1.5 महीना रह गया, 2 महीने रह गए, क्या कर लोगे भाई? करना है तो करना है। वो आदमी जब 10 दिन में इंसान नेट निकाल सकता है तो कुछ भी कर सकते हैं।
तो भाई कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर करने की इच्छा होनी चाहिए, और ये इसमें जो है आपको सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। बाकी अब मैं बाकी की बातें बाद में करूँगी, पहले मैं अपनी पेनेशिया सीरीज़ का वो स्टार्ट करूँ। अब मैं आज आप लोगों को जो पढ़ाने के लिए जा रही हूँ पेनेशिया सीरीज़ में 3 वर्क्स हैं जो मैंने लिए हैं। पहला है अलीग्रो ले रही हूँ, ये मैं फिर आपको बता रही हूँ कि ये मेरी ही किताब है द पाथ टू विक्ट्री, उसी का मटेरियल है जो मैंने ले रखा है। और अलीग्रो के बारे में आपने मिल्टन के ये पोएम्स, ये उनकी कंपेनियन पोएम्स हैं अलीग्रो एंड पेंसरोसो। ये जो पोएम है, ये जो आप देख रहे हैं ना लिखा हुआ है, ये 31-32 में ये लिखी गई थी। पब्लिश तो ये बहुत बाद में हुई है, 1645 में हुई है। देखिए मिल्टन ने जब ये पोएम लिखी थी, इन पोएम में कहीं से कहीं तक भी प्यूरिटनिज्म के ट्रेसेस नहीं है, ये रेनेसांस स्पिरिट को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं। इवन मिल्टन की इन पोएम्स को पढ़ के बिल्कुल ऐसा लगता है कि हाँ जैसे हम उस रेनेसांस पीरियड में ही रह रहे हैं। तो पहली बात आप देखिए, अलीग्रो जो है ये यहाँ से अलीग्रो, इसका मीनिंग होता है भाई इटालियन जो है ये लिए गए हैं, ये जो नाम है हैप्पी मैन, कंट्रास्टिंग विद द कंपेनियन पेस्टोरल पोएम पेंसरोसो। तो भाई इनकी कंपेनियन पोएम है पेंसरोसो, जिसका मतलब है मेलंकली मैन, और इसका मतलब होता है अलीग्रो का हैप्पी मैन। इसमें सबसे पहले जो वो यूफ्रोसाइनी ग्रीक गॉडेस ऑफ मर्थ है उसको इन्वोक करते हैं। इन्वोक करने का मतलब होता है कि उसका आवाहन करते हैं। इसके अलावा इसमें अल्यूजन भी है, यानी कि एलिगोरिकल फिगर्स ऑफ जॉय को इसमें अल्यूजन्स भी यूज करे गए। एक्सटॉल्स द एक्टिव एंड चीयरफुल लाइफ, इसमें पेस्टोरल पोएम है तो कंट्री लाइफ यानी कि जो गांव देहात की जिंदगी है उसको दिखाया गया है। इसमें मिल्टन की जो प्यूरिटन नोट है वो देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता। और इसमें यह है दीज डिलाइट्स इफ दाउ कैन गिव मर्थ विद दी आई मीन टू लिव, है ना। दी ये जो खुशियां हैं, इफ दाउ कांस्ट गिव, अगर तुम नहीं दे सकते, मर्थ देता है तो मैं मर्थ के साथ ही रहूंगा। ये लाइन बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे एलिजाबेथन जो थीम है उसको रेसिप्रोकेट कर रही है। और एक लाइन है कम लिव विद मी एंड बी माई लव, ये लाइन जो है मार्लो की द पैशनेट शेफर्ड की लाइन है, तो ये बिल्कुल उसी लाइन को रेजोनेट कर रही है। इसी लाइन से कम बी माई लव, ये जॉन डन ने भी पोएम लिखी है और मार्लो की है द पैशनेट शेफर्ड की लाइन है, तो बिल्कुल उसी को रेजोनेट करती हुई ये लाइन है अलीग्रो। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है अलीग्रो के बाद पेंसरोसो पे बढ़ते हैं तो उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। इतना सारा मटेरियल तो ये हमारा जो है वही है, किसका है, अलग अलग टेस्ट सीरीज का है ना, तो उनका मटेरियल मैं तो प्रिंट आउट्स निकाल के रखती हूँ ना अपने लिए। उसके बाद अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा और अगर मुझे कुछ बताने की इच्छा कर रही है, अभी कर भी रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को इसके बारे में ही बता दूँ, अलीग्रो और पेंसरोसो के बारे में, और भी थोड़ा सा जो कुछ भी है वो भी बता देती हूँ। तो पहले अलीग्रो के बारे में ही, हाँ जी, अलीग्रो के बारे में पहले ही बता देती हूँ। यहाँ से भी पहले इसी को ही खोल लेती हूँ। देखो, इसे राइम्ड ऑक्टोसिलेबिक इसमें लिखा गया है। ऑक्टोसिलेबल्स का मतलब था 8 सिलेबल लाइन्स हैं इसमें। और इसमें जो है अलीग्रो में जो नैरेटर है उसकी पर्सनैलिटी सेंगवाइन है, फुल ऑफ लाइफ इसमें जो है। और इन अलीग्रो द स्पीकर विशेस अ लाइफ फुल ऑफ हैप्पीनेस। और जो स्पीकर दिखाया है अलीग्रो में क्योंकि ये पेस्टोरल पोएम है तो एक शेफर्ड है, और इसमें जो कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं वो हैं, देखिए इसमें फेरी मैप, इसमें फेरी मैप एक कैरेक्टर जो है वो फेरी मैप जो है वो कैरेक्टर इसमें दिखाया गया है। फेरी मैप ये कैरेक्टर है, इसमें फेरी मैप जो कैरेक्टर दिखाएंगे। और फेरी मैप शेफर्ड जो हैं फेरी मैप के साथ अपने इनकाउंटर्स जो हैं वो बता रहे हैं। फेरी मैप सबसे पहले फेरी मैप जो दिखाई गई है वो सबसे पहले विलियम शेक्सपियर के रोमियो एंड जूलियट में उन्होंने जो है वो दिखाए हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे
दैट इज पेंसिरोसो के बारे में बात कर लेते हैं। तो पेंसिरोसो के बारे में भी आपको ये मैं बताना चाहूंगी कि ये जो पोएम है कंपेनियन पोएम है अलीग्रो की, पहले इसी यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर ये इसकी कंपेनियन पोएम है। पेंसिरोसो का मतलब होता है थॉटफुल और पेंसिव मैन, थॉटफुल और पेंसिव मैन। और ये टाइटल दोनों के ही जो हैं वो इटालियन वर्ड्स हैं, टाइटल जो हैं वो इटालियन वर्ड्स हैं, म्यूजिकोलॉजी से लिए गए हैं। इसका मतलब है पेंसिव मैन, थॉटफुल और पेंसिव मैन। और अब अलीग्रो का है यह द हैप्पी मैन। और ये 1645 में पब्लिश हुई थी यहाँ से। और ये इसके भी बारे में इसका भी थोड़ा सा कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 जो पहली 10 लाइन्स हैं वो पहली 10 लाइन्स एक तरीके से इसमें पहली जो 10 लाइन्स हैं वो इसके प्रील्यूड की पीस के बारे में बताती हुई हैं। इसके बारे में ये जो दोनों पोएम्स की 10 लाइन्स हैं वो प्रील्यूड की तरह काम करती हैं। और क्या बताऊं इसमें मैं आपको, चलिए बस अब यहाँ से बताती हूँ। ये डिपिक्ट्स अ डे स्पेंट इन कंटेम्पलेशन एंड थॉट। पहली पोएम में ही इन्वोक्स गॉडेस यूफ्रोसाइनी, और फिर उसके बाद कहते हैं कि ये जो इसकी लाइन भी है मैं इसका वही पढ़ती हूँ कि हैंस वेन डेल्यूडिंग जॉय इज द ब्रूड ऑफ फॉली विदाउट फादर ब्रीड। मतलब इस पोएम में वो जो जॉय है उसको जो है कहते हैं अरे ये तो धोखा देने वाले होते हैं। ऑफर्स अ विजन ऑफ पोइटिक मेलंकली। यहाँ पर इस पोएम में एक पोइटिक मेलंकली की, एक इंसान जिसका टेम्परामेंट मेलंकलिक होता है केवल वही पोइट्री कंपोज कर सकता है, ऐसा एनाटमी ऑफ मेलंकली में भी कहा गया है। डिसमिसेस जॉय फ्रॉम, इसमें जो पोएट है वो कहते हैं कि मुझे जॉय नहीं चाहिए, और मेलंकली गॉडेस को इन्वोक करते हैं जिन्हें काले रंग के कपड़े पहने हुए हैं, और कहते हैं कि गॉडेस जो है उनको रिवॉर्ड देगी जब, क्योंकि उनको प्रोफेटिक विजन्स दिखा के। फाइनल लाइन्स हैं दीज प्लेजर्स मेलंकली गिव एंड आई विद दी विल चूज टू लिव। कि ये जो प्लेजर्स है ना ये केवल यानी कि जो एक मेलंकलिक प्लेजर्स हैं ये गॉडेस मेलंकली ही देती है, और मैं उसी के साथ रहना चाहता हूँ। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मिल्टन की एक बहुत ही फेमस एलिजी है दैट इज लिसिडस। 1637 में ये पेस्टोरल एलिजी उन्होंने लिखी थी। इसे उन्होंने मोनोडी कहा है। पेस्टोरल एलिजी लिसिडस टू अ मेमोरियल कलेक्शन ऑफ एलिजीज फॉर एडवर्ड किंग। ये उन्होंने अपने दोस्त एडवर्ड किंग के लिए लिखी थी जो कि मिल्टन के साथी थे, कैम्ब्रिज में उनके साथ ही पढ़ते थे। एडवर्ड किंग को उन्होंने बताया कि बहुत ही अच्छा मतलब एक ब्राइट स्टूडेंट था, चर्च में जा सकता था, लेकिन उसकी समुद्र में डूबने से मृत्यु हो गई। इस जो ये एलिजी है इसमें क्रिश्चियन, क्लासिकल एंड पर्सनल एलिमेंट्स को मिलाया गया है। इंस्पिरेशन ऑफ थियोक्रिटस फ्रॉम हुम द नेम लिसिडस इज टेकन। इसमें जो लिसिडस थियोक्रिटस जहां से ये इंस्पिरेशन थियोक्रिटस है, जहां से ये नाम लिसिडस लिया गया है। इसमें बताया है कि मिल्टन के माइंड में बेसिकली उन्होंने अनिश्चितता के बारे में और टॉर्मेंट बताया है। वो कहते हैं कि मृत्यु जो होती है ना, दैट डेथ माइट फोरस्टॉल द अचीवमेंट ऑफ फेम विच वाज हिज एम्बिशन। कि अगर मृत्यु ना आई होती तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच सकते थे। लेकिन फिर उनको ये रियलाइज होता है एक एलिजी जो होती है ना, अगर आपने एलिजी पढ़ी हो ध्यान से तो एलिजी का एक कॉन्सेप्ट होता है कि एलिजी की शुरुआत जो होती है वो पेसिमिस्टिक नोट पर होती है, मगर एलिजी का जो अंत होता है ना वो ऑप्टिमिस्टिक होता है। तो यहाँ पर भी वो ये एक फाइनल रियलाइजेशन उन्हें होता है कि शायद जो फेम उसे लिसिडस को यहाँ नहीं मिला, यानी कि एडवर्ड किंग को, वो हेवन में मिलेगा। और यहाँ इसी पोएम में उन्होंने अपना एंग्लिकन क्लर्जी के खिलाफ एक आउटबर्स्ट भी दिखाया है। मिल्टन के रेडिकल प्यूरिटन पॉलिटिकल व्यूज भी जो है उसमें देखने को मिलते हैं। लिसिडस को उन्होंने मोनोडी कहा है, हालांकि ये मोनोडी है नहीं। मोनोडी का मतलब होता है जब एक ही व्यक्ति किसी के लिए विलाप करता है अपने प्रियजन के लिए तो उसे कहते हैं। लेकिन
इस लेमेंट में केवल जो नरेटर है वही नहीं है, इसमें एक अनकाउथ शेफर्ड, रिवर कैमिस और सेंट पीटर भी आते हैं। तो ये मोनोडी नहीं है, थ्रेनडी हो जाती है। अब अगर हम लिसिडस की समरी लेते हैं, begins with an address of laurels and myrtles which are symbols of poetic fame। वो शुरुआत करते हैं कि ये जो लॉरल्स होते हैं ये पोइटिक फेम के सिंबल होते हैं। फिर एक एलोकेंट स्टेटमेंट आता है कि द कोहेजन ऑफ द पोएम फॉलोड बाय म्यूजेस को इन्वोक करते हैं। अ रेमिनिसेंस ऑफ ए स्टूडेंट डेज, वो याद करते हैं कि कैसे वो और किंग जो है अपने दिन बिताया करते थे, और ये ना पेस्टोरल टर्म्स में उन्होंने बताया है। इवन गार्जियन एंजल्स फेयर, कहते हैं कि कहा जाता है कि हर व्यक्ति के पास उसका एक गार्जियन एंजल होता है, मगर किंग को तो उसके गार्जियन एंजल भी नहीं बचा पाए। इवन कैलियोपे द म्यूज ऑफ एपिक पोइट्री, ये देखिए अल्यूजन्स दिए गए हैं इसमें। तो कैलियोपे द म्यूजिक ऑफ एपिक पोइट्री वाज अनेबल टू प्रोटेक्ट हर सन ऑर्फियस फ्रॉम, उसमें बताया कि जैसे कैलियोपे अपने बेटे ऑर्फियस को बचा नहीं पाई, कैलियोपे अपने बेटे को नहीं बचा पाई, तो इसी तरीके से एडवर्ड किंग भी जो है वो नहीं बच पाए। द पोएट वंडर्स वेदर आफ्टर ऑल इट माइट नॉट हैव बीन बेटर टू लीव द डेडिकेटेड लाइफ ऑफ अ पोएट एंड लीड अ लाइफ ऑफ एंजॉयमेंट। कहते इससे बेहतर ये नहीं है कि क्या जरूरत है एक डेडिकेटेड टाइप पोएट की जीने की, इससे बेहतर तो एंजॉयमेंट की जिंदगी जियो। Alas, what boots it with incessant care to care the homely slighted shepherd's trade and strictly meditate the thankless muse? Were it not better done as other used to sport with amaryllis in the shade or with the tangles of Naira's hair? यहाँ पर उन्होंने पूरा बताया कि क्या फ़ायदा क्या है कि भाई आप एक डेडिकेटेड शेफर्ड की लाइफ बिताओ, डेडिकेटेड पोएट की लाइफ बिताओ, बेहतर ये एक हंसी खुशी राजी खुशी की ज़िंदगी जो है वो बताओ। तो इसमें दिखाया कि फीबस अपोलो जो है वो जवाब देते हैं कि फेम इज द स्पर, कि फेम तो वो चाबुक है जो फेम वो चीज है जो धरती पर नहीं मिलता है, बल्कि आप जो काम कर रहे हैं उसका रिवॉर्ड आपको कहाँ मिलेगा, हेवन में मिलेगा। फेम इज नो प्लांट दैट ग्रोज ऑन मोर्टल सॉइल, फेम कोई एक ऐसा पौधा नहीं है कि जो नश्वर धरती पे उगता है, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, रिवॉर्ड्स कहाँ मिलते हैं, ऊपर। The poem moves on to interrogate those who might have been expected, कि फिर पोएट ना अपनी थ्योरी ऑफ पोइट्री, मिल्टन ने अपनी थ्योरी ऑफ पोइट्री जो दी है वो लिसिडस में दी है। तो पोएम जो है ना वो इंटेरोगेट करती है कि कौन लोग थे जो लिसिडस को बचा सकते थे। The sense of the inevitability of tragedy dawns as Cambridge mourns her lost son। इसमें कैमस रिवर उसको कैम्ब्रिज को जो कैम्ब्रिज के पास नदी बहती है उसे दिखाया है कि कैम्ब्रिज भी ना रो रहा है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर्सोनिफिकेशन है, और आप पर्सोनिफिकेशन कह सकते हैं, यहाँ से पैथेटिक फैलेसी कहते हैं नेचर के ऑब्जेक्ट्स को जब ह्यूमन बींग्स के तौर पर दिखाया जाता है। एंड सेंट पीटर जो है वो विलाप कर रहे हैं कि लिसिडस जो है उनको तो वो तो ऊपर चले गए, और मैनी बैड शेफर्ड्स, कि जो बैड शेफर्ड से यहाँ पर उन्होंने एंग्लिकन क्लर्जी और इसके अलावा उन्होंने जो है जो इसमें उन्होंने कोर्ट पोएट्स, एंग्लिकन क्लर्जी, सब पर जो है वो व्यंग करा है। सेंट पीटर जो है जो चर्च के लीडर्स हैं, चर्च के जो पोप हैं, उनको सेंट पीटर कंपेयर करते हैं वुल्स, कि वो भेड़ की खाल में छिपे हुए भेड़िए हैं, और वो कहते हैं कि उनको बच के रहना चाहिए, भगवान के कहर से बच के रहना चाहिए। नथिंग कैन ब्रिंग बैक लिसिडस एंड द पोएट डेस्परेटली, कहते हैं कि अब लिसिडस वापस नहीं आएगा, तो वो उसकी बॉडी को फूलों से ढक देता है। Then in a magnificent patriotic surge of phrase he calls on the guardian angel of England, फिर वो इंग्लैंड के गार्जियन एंजल को बुलाते हैं टू लुक होमवर्ड, कि देखो वो तुमको लेने के लिए आ गए हैं। एंडिंग जो है ना वो दो कॉन्सोलेशंस, जैसा मैंने आपको बताया था कि हर एलिजी का जो अंत होता है वो ऑप्टिमिस्टिक होता है, तो वो एंडिंग में दो कॉन्सोलेशन है कि लिसिडस की मृत्यु नहीं हुई है बल्कि उसको हेवन में स्थान मिल गया है। द पोएट हु इज पाइपिंग हिज सैड सॉन्ग नोज इट इज ओवर एंड इट इज डिटरमाइंड टू फेस द मॉरो ऑफ फ्रेश, कि अब वो
पोएट जो ये सॉन्ग गा रहा है उसे पता है कि कल से उसे एक नई शुरुआत करनी है, तो इसलिए वो उठता है, ट्विस्ट इज मेंटल ब्लू एंड टुमारो टू फ्रेश वुड्स एंड पास्चर्स न्यू। डॉक्टर जॉनसन ने इस पोयम को कहा है कि उनके हिसाब से ये पोयम जो है पेस्टोरल कन्वेंशन के हिसाब की नहीं है, और उनको ये भी लगता है कि ये पोयम उनको तो एलिजी भी नहीं लगी थी। तो ये है, और मैं आपको लिसिडस के बारे में ये बता दूं, 193 लाइंस की ये पोयम है और पेस्टोरल एलिजी है। थोड़े से कुछ पॉइंट्स इसके बारे में बता देती हूँ। ये पेस्टोरल एलिजी है, 2003 का क्वेश्चन है ये और ये बेसिकली ये जो पोयम पब्लिश हुई थी 1638 में जस्टा एडुआर्डो किंग नफ्रागो, ये इसमें पब्लिश हुई थी। जो कैम्ब्रिज के जितने भी स्टूडेंट्स थे सबने मिल्टन को सबने एडवर्ड किंग को श्रद्धांजलि दी थी। और ये पोयम में देयर आर 193 लाइंस इन दिस पोयम। लिसिडस में 193 लाइंस हैं, ठीक है जी, 193 लाइंस हैं। और उन्होंने तो ये डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने इजी, वल्गर एंड देयरफॉर डिस्गस्टिंग कहा है। डॉक्टर जॉनसन के हिसाब से ये जो पोयम है दैट इज इजी, वल्गर एंड देयरफॉर डिस्गस्टिंग। ये उनका मानना था कि ये पोयम इस प्रकार की है। और एक और चीज़ है कि मिल्टन ने अपनी पोइटिक थ्योरी जो है वो इस पोयम में दी है। तो ये था हमारा आज का सेशन, और इसके क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आप लोगों के साथ कल डिस्कस करूंगी। तीनों वर्क्स के क्वेश्चंस जो हैं मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ, ठीक है जी। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे इस समय आप लोगों के लिए स्कोपम बैच है, पायनियर बैच है, और यूपीटीजीटी के भी जो डिटेल्ड बैचेस भी हैं। लेकिन हाँ भाई देखो, जिनको पायनियर बैच ही कंप्लीट करने में लग रहा होगा भाई इतने सारे टेस्ट कहाँ से करेंगे, तो डिटेल्ड बैच की तो मैं क्या ही बात करूं। लेकिन जो लोग पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, आप लोग इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड करके स्टोर में जाकर यदि आपको लगता है कि आपकी पसंद का कोई बैच है तो आप बैच देखिए। आप उसके विषय में सर से बात भी कर सकते हैं कि क्या आपके लिए इस समय क्या चीज़ सही रहेगी और क्या नहीं। जैसे कई लोग हमारे यहाँ पर जिन्होंने फॉर्म भी नहीं भरा होता है और वो पूछते हैं कि क्या हम जो है कोई बैच ले लें, तो हम मना कर देते हैं। ये हमारी ईमानदारी, हम मना कर देते हैं। वो बात भाई इसलिए क्योंकि हमें नहीं पता कि नए फॉर्म्स जो आएंगे उसमें क्या सिलेबस रहेगा क्या नहीं रहेगा, तो वो बात अलग हो जाती है। लेकिन इसीलिए मैं आप लोगों तक कह रही हूँ कि अगर आपको लगता है कि इंग्लिश सूत्रा के ऐप को डाउनलोड करके उसके स्टोर में जाके आपको अपनी पसंद की कोई चीज़ दिखती है और अब आप कंफ्यूज हैं कि भाई हमारे लिए ये चीज़ सूटेबल है या नहीं है, तो आप एक बार बात करके देख सकते हैं, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं जल्द ही, बाय बाय।